नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वट वृक्ष की छाया। जिस तरह शांत बहती नदी में कंकर मारने से पानी में हलचल पैदा हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह पूजा की बातों ने मेरे मन में झंझावत पैदा कर दिया था। हर माह हम चारों सहेलियां नेहा, पूजा, प्राची और मैं एक दिन गेट टुगेदर करते हैं। इस बार हम सब नेहा के घर इकट्ठा हुए थे। हंसी ठिठोली और खाने पीने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। काफ़ी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए, कहते हुए मैंने पर्स उठाया। नेहा बोली, अभी बैठना, सब एक साथ जाना। नहीं नहीं, पूजा और प्राची तो फ्री है, जब तक चाहे रुक सकती है, लेकिन मेरे घर में सास ससुर हैं, वे दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या अंजलि, महीने में एक ही दिन तो होता है जो तेरा अपना है, बाकी पूरे महीने तू उनकी चिंता करती है ना। प्राची बोली, नहीं प्राची, मुझे घर जाकर खाना बनाना है, मम्मी पापा को जल्दी खाने की आदत है। पूजा ध्यान से मुझे देखकर बोली, अंजलि तुझे नहीं लगता तू बेवकूफ़ बन रही है? क्या मतलब? मैं चौंकी। पूजा समझाने लगी, देख तेरे पति अंकुर अपने माता पिता के इकलौते पुत्र नहीं हैं, उनके 2 बड़े भाई भी हैं, और पेरेंट्स के प्रति क्या अंकुर के भाइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वे दोनों कभी उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुलाते? यह कहाँ का न्याय है कि सारा बोझ छोटे बेटे के सिर पर डाल दिया जाए? तेरी दोनों जिठानियाँ मौज करे और तू अकेली सास ससुर के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करे। क्या तेरे सास ससुर ने कोई कुबेर का खजाना तो तेरे नाम नहीं कर दिया, जो उन्हें रखने का दायित्व अब तेरा ही है? ऐसा नहीं है पूजा, एक बार मम्मी पापा दोनों बेटों के पास गए थे, लेकिन मेरी जेठानियों ने उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहा। उनके दुर्व्यवहार के कारण 1 माह दोनों के पास रहकर वे वापस लौट आए। वे इसलिए वापस लौट आए क्योंकि तेरे रूप में उन्हें विकल्प हुआ है। यदि तू भी अपनी जेठानियों वाला रवैया अपना ले, तब उन्हें दूसरे बेटों के पास भी जाना पड़ेगा। पूजा बोली, मैं अंकुर को अच्छी तरह जानती हूँ पूजा, वे मम्मी पापा को अब अपने भाइयों के पास भेजने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। मैंने कहा। इस पर पूजा ने रास्ता सुझाया, ठीक है, मम्मी पापा नहीं जाते तो तुम दोनों चले जाओ। क्या मतलब? देख, अंकुर की फैक्ट्री तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है ना, आने जाने में काफ़ी समय लगता है। अंकुर को समझाकर तुम वहाँ शिफ्ट कर लो, वीकेंड पर मम्मी पापा के पास आते रहना। अंजलि, यह सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। अभी तेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी लाइफ को एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? देख हमारी तरफ, हम तीनों कितनी मस्ती से अपने अपने पतियों के साथ अकेली रह रही हैं। ना सास ससुर का झंझट, ना किचकिच। अकेले रहने से पति भी मुट्ठी में रहते हैं, अन्यथा संयुक्त परिवार में तो पति बेचारे माता पिता और पत्नी के बीच पेंडुलम बने हो डोलते फिरते हैं। पूजा की बात पर सब मुस्कुरा दिए। वह उत्साहित हो आगे बोली, याद रख, कर्तव्यों की अग्नि में स्वयं को होम करके कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय कुंठा और निराशा के। अभी तेरे सास ससुर की सेहत ठीक है, कल को बीमार हो गए तब क्या होगा? कभी सोचा है तूने? इसलिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस जंजाल से निकल। पूजा की बातें मेरे शांत दिलो दिमाग में हलचल पैदा कर रही थी। अनमनी सी मैं घर लौटी तो पापा ने मुस्कुराकर पूछा, आ गई, आज का प्रोग्राम कैसा रहा? अच्छा रहा। हमेशा की तरह मैं उन दोनों के पास बैठी नहीं और अंदर जाने लगी तो वे बोले, क्या बात है अंजलि, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं पापा, सिर में हल्का सा दर्द है। सिर में दर्द है तो अपने कमरे में जाकर लेट, मैं अभी बाम लगाए देती हूँ। मम्मी बोली, बाम भी लगा दो और अंजलि को 1 कप गर्म चाय भी दे दो। कोई और वक्त होता तो मेरा मन उनके स्नेह से भीगा उठता, लेकिन उस दिन की बात कुछ और ही थी। पूजा की बातें दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद देखा मम्मी किचन में खाना बना रही थी, पर मैं अनदेखा कर गई। रात में अंकुर ने स्नेह से माथे पर हाथ रख पूछा, बहुत दर्द है क्या? सिर दबा दूँ? मैंने उनका हाथ हटा दिया। अंकुर ने छेड़छाड़ करते हुए मुझे अपनी बाहों में समेटना चाहा तो मैं छिटक कर परे सरक गई। वह असमंजस से मुझे देखते रहे, फिर करवट बदलकर सो गए, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
अंकुर का स्पर्श भी नहीं। मन बहुत उचाट हो गया था। क्या मिला मुझे अंकुर से विवाह करके? सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। शादी से पहले क्या क्या ख्वाब थे मेरे, पर कोई पूरा नहीं हुआ। मेरे बाबूजी ने मेरे लिए अंकुर का रिश्ता ढूंढा था, अन्यथा मैं तो राहुल से विवाह करना चाहती थी। राहुल का विजातीय होना बाबूजी को रास नहीं आया। ऐसे रिश्ते समस्याओं को जन्म देते हैं, उनका तर्क था। काश बाबूजी मान जाते तो आज मैं राहुल के साथ लंदन में एंजॉय कर रही होती। राहुल के साथ बिताए पल जीवंत होकर मुझे अतीत में ले जाते। इससे पहले ही मेरी अंतरात्मा ने मुझे रोक दिया। छी, यह क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसी निरर्थक बातें मेरे दिमाग में आ रही है और मैं राहुल के बारे में सोच रही हूँ? क्या मैं इतनी ही कमज़ोर हूँ? मन के इस भटकाव पर मुझे ग्लानि हो आई। आंखें मूंदे मैं अपनी सोच की दिशा बदलने का प्रयास करने लगी और इस प्रयास में विचारों की सुई पुनः अपनी जेठानियों पर जाकर केंद्रित हो गई। कितना ऐश कर रही हैं दोनों, न किसी की रोक टोक, न किसी को जवाबदेही। शादी से पहले सोचा था चलो 3 भाई हैं, माता पिता का दायित्व तीनों पर होगा। थोड़े थोड़े दिन में वे अपने हर बेटे के पास रहेंगे, लेकिन मेरे दोनों जेठानियों ने अपनी चतुराई से दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। अंकुर ने भी कह दिया कि अब मम्मी पापा मेरे पास ही रहेंगे, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाएंगे। क्यों होता है हमेशा मेरे ही साथ ऐसा? मैं ही हमेशा लूजर क्यों रहती हूँ? पढ़ाई में मैं बहुत होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, पर जिस दिन मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट था उसके एक दिन पहले रात में बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया, जिससे मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। डॉक्टर बनने का सपना ही रह गया। एमएससी के बाद अंकुर से शादी के ठीक 1 सप्ताह पहले बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। एक सादे से समारोह में मेरी शादी हो गई थी। बाबूजी के लिए ठीक से रो भी नहीं पाई और ससुराल आ गई। यूँ मुझे अंकुर के मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं। दोनों मुझसे स्नेह रखते हैं, मेरी परवाह करते हैं, पर अकेले रहने की चाहत किसे नहीं होती। बंधन रहित उन्मुक्त जीवन जीने की लालसा हर किसी के दिल में होती है। मेरे दिल में भी है, और जब पूजा ने मुझे अपने लूजर रहने का एहसास कराया, तब से यह लालसा अपने उफान पर थी। उस दिन से मैं घर में अनमनी सी रहने लगी थी, न किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही हमेशा की तरह मम्मी पापा के पास बैठती। यहाँ तक कि घर का काम करने में भी लापरवाही बरतने लगी थी। दोपहर के 2 बज जाते और मैं किचन में न जाती तो मम्मी चुपचाप रोटी सेक लेती। मेरी खामोशी से वे परेशान हो गई थी। अंकुर ने कई बार पूछा, आखिर बात क्या है अंजलि, क्यों इतनी चुप रहती हो? लेकिन मैं फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बात को टाल देती। मम्मी पापा ने भी मुझे कुरेदना चाहा, लेकिन मेरी अनमयस्कता देख वह खामोश हो गए। उनके चेहरे पर जब चिंता की लकीरें नज़र आने लगी थी, शायद दोनों अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर भयभीत हो गए थे। 15 दिन बाद बाबूजी की पहली बरसी आई। मेरी माँ और भाई इस मौके पर मुझे अपने साथ हरिद्वार ले जाना चाहते थे। उनका मानना है कि गंगा किनारे पंडितों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्ति होगी, पर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पंडे पुजारियों का पेट भरने से कहीं अच्छा है कि ज़रूरतमंदों की सहायता की जाए, कोई अच्छा कार्य किया जाए। 2 दिन से मैं इसी उधेड़ बनू में थी कि बाबूजी की बरसी पर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मानसिक शांति मिले। मुझे ख्याल आया, क्यों न ओल्ड एज होम में जाकर वृद्धों को खाना खिलाऊं। इस विचार के आते ही मैं तैयारी में जुट गई। बरसी वाले दिन मुंह अंधेरे उठकर मैंने बाबूजी की पसंद की कई चीज़ें बनाई। बाजार से फल और मिठाइयाँ खरीदी और ओल्ड एज होम पहुंच गई। वहां के संचालक से मैंने कहा कि मैं स्वयं वहां रहने वाले बुजुर्गों को खाना खिलाना चाहती हूं। थोड़ी सी नानुकुर के बाद वह सहमत हो गए। वे मुझे लेकर एक हॉल में आए। वहां करीब 15 से 16 बुजुर्ग बैठे थे। मैंने खाना टेबल पर सजाया और उनसे खाने का आग्रह किया। मेरी लाई कचौरी, छोले, सब्जी और रायते को देख उनकी आंखों में चमक आ गई। शायद बहुत समय से उन्होंने अच्छे खाने का स्वाद नहीं चखा था। सबने भरपेट खाना खाया और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। उन सब के साथ देर तक मैं बातचीत करती रही।
जब मैंने उनसे यह पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा, तब सभी गमगीन हो उठे। सबके अपने अपने दर्द और अपनी अपनी विवशताएं थी। सरिता जी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह दुनिया में अकेली थी, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। विद्या जी का इकलौता बेटा विदेश जा बसा था, पर यह सच था कि उनमें से अधिकतर अपने बच्चों की जातियों के शिकार थे। रविकांत जी के पास जब तक पैसा था तब तक घर में उनकी कद्र थी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को उन्होंने बेटे के मकान में लगा दिया और खाली हो गए। तब बहू ने उन्हें फालतू चीज़ समझकर घर से निकाल दिया। रिटायर्ड प्रोफेसर देशबंधु जी की बात सुनकर मैं चौंक सी गई थी। उनकी कहानी मानो मेरी मनस्थिति बयां कर रही थी। शादी के कुछ समय बाद उनके बेटा बहू अलग हो गए थे, क्योंकि उनकी बहू को बंधन पसंद नहीं था। वह आज़ाद रहना चाहती थी। जब तक उनकी पत्नी जिंदा रही, वे दोनों अकेले रहते थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद बेटा बहू उन्हें लेने आए, पर वे नहीं गए और वृद्धा आश्रम चले आए। पत्नी को याद कर देशबंधु जी के आंसू बह रहे थे। भर्राए कंठ से वे बोले, माता पिता इतने जतन से बच्चों को पालते हैं और बच्चे क्या करते हैं उनके लिए। बुढ़ापे में उनका सहारा तक बनना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं उन्हें। जिंदगी का फलसफा बिल्कुल सीधा साधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज के बच्चे अपने माता पिता को अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे अब भी बड़े होकर उनके साथ करेंगे। देशबंधु जी हाँफने लगे थे। हृदय की समस्त वेदना उनके चेहरे पर सिमट आई थी। गला खंखार कर वे पुनः बोले, बच्चे नहीं समझती कि घर में बड़े बुजुर्ग आंगन के वट वृक्ष के समान होते हैं, जो भले ही फल न दे, अपनी छाया अवश्य देते हैं। देशबंधु जी के शब्दों ने मेरी सोई अंतर आत्मा को जगा दिया था। यह क्या करने जा रही थी मैं? अपने माता पिता समान स्नेहिल सास ससुर को छोड़ देना चाहती थी। कल को उन्हें भी यही आना पड़ा तो? इस विचार ने मुझे झकझोर सा दिया। वे लोग मेरी मनस्थिति अवश्य भांप चुके होंगे। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? मन ही मन पछताते हुए मैं घर से बाहर आकर ठिठक गई। अंदर से पापा की आवाज़ आ रही थी, अंकुर, आज मुझे और तुम्हारी मम्मी को अंजलि की खामोशी और उदासी की वजह समझ में आई। आज उसके बाबूजी की बरसी है। पिछले कई दिनों से उन्हीं को याद कर वह दुखी थी। अरे विवाह के एक हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया। रोकर अपना मन हल्का भी नहीं कर पाई वह और ससुराल आ गई। अपने दर्द को समेटे वह हमसे हंसते बोलती रही और हम भी उनकी पीड़ा को न समझ पाए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, अंकुर की आवाज़ आई। तभी मम्मी बोली, हम तीनों को अंजलि का पहले से अधिक ख्याल रखना चाहिए। हफ्ते भर बाद तुम दोनों की पहली मैरिज एनिवर्सरी है। हम चाहते हैं तुम अंजलि को बैंकॉक घुमाने ले जाओ। ठीक है पापा, और सुनो, यह हमारी तरफ से तुम दोनों को शादी की सालगिरह का तोहफा है। इससे अधिक मुझसे नहीं सुना गया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, वह मेरे मन की उथल पुथल को नहीं समझ सके थे। मैंने उन्हें कितना दुख पहुंचाया, कितनी अवहेलना की, फिर भी दोनों मेरी फिक्र कर रहे हैं। उनके मन की सरलता देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तेजी से अंदर की ओर बढ़ी और उनके गले लग रो पड़ी। मम्मी पापा का हाथ मेरे सिर पर था। मैंने दोनों की बाहों को कसकर थाम लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।